हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो आज की क्लास में हम मुगल साम्राज्य का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। माना जाता है कि मुगल काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्रारंभिक मुगल काल, जो कि 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चला। दूसरा है उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। मुगल वंश की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है। इनमें से सबसे पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत तथा दूसरा स्रोत है यूरोपियंस का विवरण। अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला स्रोत है तुजुक ए बाबरी। माना जाता है कि यह बाबर की आत्मकथा थी तथा यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने इस पुस्तक में कहा है कि जब मैंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तब वहां पर 5 राज्यों पर मुस्लिम तथा 2 राज्यों पर हिंदू का शासन था। मुस्लिम राज्य जो कि दिल्ली, बहमनी, बंगाल, मालवा और गुजरात थे तथा हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। बाबर ने इस पुस्तक में हिंदुस्तान की जलवायु, रहन सहन एवं तरबूजों का खास रूप से वर्णन किया है। माना जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया है तथा इन्होंने बाबरनामा में दिल्ली को भारत का जन्नत कहकर भी पुकारा है। तुजुक बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद जॉन लेडेन और रास्किन ने किया है। इसके बाद दूसरी किताब है कानून ए हुमायूं, जो कि खुंदनीर की लिखी हुई किताब है। तीसरी किताब है हुमायूंनामा, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई किताब है। यह बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। अगली किताब है मुंतखाब उल तवारिक। यह बदायूनी के द्वारा लिखी गई है तथा यह एकमात्र पुस्तक है जिसमें अकबर की आलोचना की गई है। उसके बाद है तोहफा ए अकबर शाही। यह अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक अकबर के आदेश पर लिखा गया था तथा इसे तारीख शेरशाही के नाम से भी जाना जाता है। अगली पुस्तक है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है तथा आइन ए अकबरी भी अबू फजल के द्वारा लिखी गई किताब है। अगली किताब है तुजुक जहांगीरी। यह जहांगीर की आत्मकथा थी तथा बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के शासनकाल का सरकारी इतिहास का किताब था। इसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने पूरा किया था। अंतिम किताब है मुंतखाब आलूबाब, जो कि खफी खां के द्वारा लिखी गई किताब है तथा यह एकमात्र पुस्तक है जिसमें औरंगजेब की आलोचना की गई है। दूसरा स्रोत है यूरोपियंस का विवरण। इसमें से सबसे पहले है राल्फ फिंच। माना जाता है कि यह प्रथम अंग्रेजी यात्री था जो कि अकबर के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारत के रीति रिवाज, बाल विवाह तथा जबरन सती प्रथा का भी विवरण किया है। दूसरे व्यक्ति है फादर मानसरेट। माना जाता है कि यह ईसाई धर्म के थे जो कि अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। इनका कहना था कि विधवाओं को चिता पर लिटाने से पहले उन्हें बेहोशी की दवा पिलाई जाती थी। तीसरे व्यक्ति है कैप्टन हॉकिंस। यह जागीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में भारत आए थे और 1613 ईस्वी तक भारत में रहे थे। माना जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में आए थे। इन्हें जहांगीर ने 400 रुपए का मनसब और खान की उपाधि दी थी। चौथे व्यक्ति हैं विलियम फिंच। यह हॉकिंस के साथ ही जहांगीर के दरबार में आए थे तथा इन्होंने अनारकली के दंत कथा का वर्णन भी किया है। पांचवें व्यक्ति है सर टॉमस रो। यह भी 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। छठे व्यक्ति है एडवर्ड टेरी, जो कि 1616 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने मुगल कालीन सिक्के की काफी चर्चा की है। सातवें व्यक्ति हैं ट्रेवेनियर, जो कि 1638 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे तथा यह एक प्रकार का जौहरी था। आठवें व्यक्ति हैं वर्नियर। यह एक फ्रेंच डॉक्टर था जिन्होंने दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया है। नौवें व्यक्ति है पीटर मंडी, जो कि शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे तथा उन्होंने इस समय हुए भयंकर अकाल का वर्णन किया है। 10वें व्यक्ति है मानुची, जो कि इटली के निवासी थे तथा उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह के तोपची के रूप में काम किया था। अब हम इसके बाद बाबर के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांसऑक्सियाना के फरगाना प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खां था। माना जाता है कि फरगाना की गद्दी पर इनका राज्यारोहण 8 जून 1494 ईस्वी को हुआ था तथा इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अभी तक किसी तैमूर शासक ने उपाधि धारण नहीं की थी। माना जाता है कि जब बाबर समरकंद में उज़्बेकों से बार बार पराजित हो रहा था तब उन्होंने अपना रुख भारत की ओर बदला। माना जाता है कि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर और काबुल के एक एक नागरिक को चांदी का सिक्का दिया। इन्हें अपनी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता था।
तथा माना जाता है कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 4 और बार भी आक्रमण किया था। माना जाता है कि बाबर का पहला भारत के विरुद्ध आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान ने बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। अब हम बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे। इनमें से सबसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध तथा चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। अब हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था तथा यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में बाबर के 12,000 सैनिकों ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। इस युद्ध में उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। माना जाता है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया था। इनके साथ साथ उनके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। माना जाता है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से ही प्राप्त किया था तथा इस युद्ध के बाद 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद हम खानवा के युद्ध के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था तथा यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण हो जाती है। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। माना जाता है कि यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। इसी युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत को अपनाया था तथा बाबर ने दूसरी बार जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी के युद्ध के समय बाबर ने राजपूतों के सर से मीनार खड़ा किया था। इसके बाद हम घाघरा के युद्ध के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगान यानी कि महमूद लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। माना जाता है कि बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक संधि की थी, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। माना जाता है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में आगरा में हुई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शव को काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर के सेनापति का नाम मीर बाकी था, जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। इसके अलावा बाबर को अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में है तथा इन्होंने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। माना जाता है कि यह बाग 4 दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित होते थे। 4 भागों में विभाजित होने के कारण यह 4 बाग कहलाते थे। माना जाता है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई थी। अब हम इसके बाद जानेंगे कि बाबर के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। जैसे कि लेलबुड का कहना था कि बाबर एक महान सेनापति था, लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। उसी प्रकार एलिफेंस्टन का मानना था कि तुजुके बाबरी एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।